तो दोस्तों चलिए आज लेकर के आए हैं आपके लिए 58 का स्कोर कार्ड प्लस टेस्ट पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट जो एप्लीकेशन पे हुआ था उसका स्कोर कार्ड प्लस टेस्ट पेपर आ चुका है। ठीक है, तो किसके लिए हुआ था? एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए हुआ था। तो जिसने इस 58 को दो टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं या टेस्ट दिए हैं उन सबका स्कोर कार्ड आ चुका है, प्लस टेस्ट पेपर भी है। तो क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड बाद में देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं क्या टेस्ट पेपर। ठीक है, और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं पे टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्री में होता है, निःशुल्क होता है, 1 रुपया पैसा नहीं लगता है। कहां से डाउनलोड करना है? तो प्ले स्टोर पे जाइएगा और चैनल का नाम ही सर्च कीजिएगा, आ जाएगा एप्लीकेशन, या इसका लिंक जो है एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज्यादा दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और टेस्ट देते रहिएगा। आज भी एक नया लिंक एक्टिव हो चुका है जो 58 के बाद जो है क्या है कि 59 टेस्ट एक्टिव है, तो जाकर के अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पहले क्या करते हैं कि देख लेते हैं हम टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर में जो 30 क्वेश्चन दिए थे इस 58 में, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है इसमें दोस्त? ये कहा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? पहला देख लीजिए, पहला नंबर दिया हुआ है कि एम्पियर साहब ने किया था, दूसरा नंबर और स्टेट साहब दे दिया है, तीसरा नंबर दे दिया है कि फ्लेमिंग ने, और चौथा दे दिया है कि फैराडे ने। किसने चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का? ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त। ये सेकंड नंबर और स्टेट साहब ने किया था। एक वायर लिए थे, वहां से उन्होंने वायर को करेक्ट किया था, उसमें धारा जो है करंट प्रवाहित किया था। उसके पास क्या किए थे कि सुई ले गए थे, निडल ले गए थे। निडल ले जाने के बाद क्या हुआ था कि निडल विक्षेपित होने लगा था जिससे पता क्या चला कि इस वायर से जो है क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। ठीक है, करंट प्रवाहित करने पे स्विच ऑन ऑफ करते थे, जब ऑफ करते थे तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता था। ठीक है, सुई की डायरेक्शन भी चेंज करके देखा गया था, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी विक्षेपित हो रहा था। तो उसके प्रयोग से और स्टेट साहब के प्रयोग से ही यह पता चला था कि विद्युत धारा में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट का खोज किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिएगा, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें दोस्त? कहा जा रहा है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। जी हाँ, लॉरेंज बल का जो है बल की दिशा ज्ञात की जाती है, किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, यह जानना है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर क्या कहा जा रहा है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, क्या इससे, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ और कॉर्क स्क्रू के नियमों से, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि एम्पियर का तैरने का नियम से। दोस्त किससे? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर जो होगा, जो लॉरेंज बल की जो डायरेक्शन है, बल, ठीक है, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किससे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से। तो ये आपको क्या होना चाहिए दोस्त कि पता होना चाहिए फ्लेमिंग का रूल्स। ठीक है, तभी आप मार पाइएगा, नहीं तो दिक्कत है चलिए तीसरा नंबर देखिए, ये टेस्ट का सारे टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्त, इंपॉर्टेंट है एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, इसलिए टेस्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, कंटिन्यू देते रहिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। क्या कितने प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं? 3 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि 2 समतल दर्पण जो होगा वो कितने एंगल पे झुका होगा, उस दोनों समतल दर्पण के बीच एंगल बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको फार्मूला भी बता दिए थे कि किस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या था दोस्त? फार्मूला ये था 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1 था, अगर इमेज का नंबर निकालना है। ठीक है, तो इसमें इमेज का नंबर दिया हुआ है, तो यहां से क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो उधर जो 90 जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन प्लस जो है 1 जाएगा उधर, तो एन प्लस 1 हो जाएगा। ये 360 डिग्री बटे थीटा। ठीक है, एन के जगह पे आप 3 कितना रखना है, कितने इमेज बन रहा है? 3 इमेज बन रहा है, 3 रख दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यहां से थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो कैलकुलेट करके आपको कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, 90 डिग्री। यानी 2 समतल दर्पणों के बीच क्या होगा कि 90 डिग्री रखे होंगे, तो उसके बीच जो है 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कभी कभी उल्टा देता है, कभी कभी आपको एंगल ही दे देगा और कहेगा नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए। तो इसी फॉर्मूला का क्या कीजिएगा कि यूज कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, तो पानी में डुबाने के बाद उसकी फोकस दूरी जो होगी
क्या होगी, या कभी कभी कहता है कि उसका फोकस पावर जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, यहाँ पे उत्तल या अवतल लेंस नहीं दिया। अगर उत्तल अवतल लेंस की अगर बात कर लेता तब उसमें घट सकता था, लेकिन इसमें सीधा गोलीय दर्पण दे दिया है, तो इसमें क्या होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि करेक्ट है। लेकिन इसी में अवतल उत्तल की बात कर लेता तो दोस्त फिर जो है इसमें परिवर्तन हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता बताना है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता। तो पहले तो जान लीजिए कि उत्तल लेंस का यूज कौन से दृष्टि दोष में करते हैं। दूरदृष्टि दोष जिसको रहता है वो उत्तल लेंस का यूज करता है। उत्तल लेंस में क्या होता है ना कि दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु आप देख पाते हैं लेकिन नजदीक की वस्तु को आप नहीं स्पष्ट देख पाते हैं, तो उसके लिए उत्तल लेंस का यूज करता है। तो अगर उसकी फोकस दूरी कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर होगा, तो 10 सेंटीमीटर होगा तो उसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, पावर क्या होगी, ध्यान रखिएगा। पावर जो होगी दोस्त ये सेकेंड नंबर +10 डायोप्टर होगी। कितनी होगी, +10 डायोप्टर। ठीक है, प्लस में होगी, अगर अवतल रहता तो माइनस में जाता रहा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि दो समांतर, क्या दे दिया कि दो समानांतर तारों के विपरीत धारा में क्या होता है कि विपरीत दिशा में जो है धारा प्रवाहित होती रहती है, तो इसमें से क्या हो सकता है। ठीक है, दो गो तार है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि करंट प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैग्नेटिक अगर रहता, मैग्नेट अगर रहता तो मैग्नेट में क्या होता है ना कि अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि अपोजिट पोल मिल जाता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल अपोजिट होता है तो वो अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन करंट की अगर बात करें तो दो समांतर वायर है और उसके बीच जो है क्या है करंट प्रवाहित हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा विकर्षण करेगा। क्या करेगा, विकर्षण करेगा। तो ये क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षण करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाला कहता है कि विद्युत धारा क्या कर दिया जाए, दोगुनी हो जाए, तो उत्पन्न ऊष्मा की मान कितना होगा। जी हाँ, उत्पन्न ऊष्मा की मान कितना होगा ये बताना है। तो पहला देख लीजिए, कहता है कि दोगुनी हो जाएगा, या दूसरा नंबर कह रहा है कि चौगुनी हो जाएगा, तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि आधा हो जाएगा, और चौथा कह रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रतिरोध, इसमें क्या है कि प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का मान अगर दुगुना कर दिया जाए तो ध्यान रखिएगा उससे उत्पन्न जो होगा, हीट जो होगा वो चौगुना हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा कि सेकेंड नंबर चौगुना कैसे होगा, तो हीट जो होता है, एच जो होता है वो समानुपाती होता है आई स्क्वायर के। आई स्क्वायर के, तो एच समानुपाती आई स्क्वायर, मतलब आई के जगह पे 2i रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2i का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है कि उष्मा का ये क्या है कि नियम है, उष्मा के नियम पे ही ये चलता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला होना चाहिए, जूल्स लॉ अगर पढ़े होइएगा तो ये मार सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि विद्युत हीटर में तार कुंडली के कहता है कि किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। देखिए हीटर में कहता है कि कौन सा तार यूज करते हैं, वेरी सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कई बार ये पूछे भी जाते हैं। कभी कभी बल्ब में पूछ देता है, हीटर में पूछ देता है और आयरन में पूछ देता है। तो किस तार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, नाइक्रोम का करते हैं। तो ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम को क्या होता है कि हीटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध काफी हाई भी होता है। ठीक है, और गलनांक भी हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा भी करंट प्रवाहित होने पर ये ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विद्युत बल्ब में भी क्या होता है कि टंगस्टन का प्रयोग करते हैं हम लोग, नाइक्रोम का नहीं। हीटर में जो ओवन भी होता है, इलेक्ट्रिक ओवन, तो उसमें भी क्या होता है कि नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारे जो टिमटिमाते हैं हम लोग आकाश में देखते हैं, वो किस सिद्धांत पे टिमटिमाते हुई नजर आती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, अपवर्तन के सिद्धांत पे। अपवर्तन के सिद्धांत पे क्या होती है कि तारे हमें टिमटिमाती हुई नजर आती है। क्यों आती है, तो ध्यान रखिएगा, तारे से जब प्रकाश आती है तो वायुमंडल के कई सारे परतें होती है, वहां से पार करती हुई हमारे आंखों तक आती है। ठीक है, अब प्रत्येक परत का क्या होता है कि टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो प्रत्येक परत में क्या होता है कि अपवर्तन जो होता है प्रकाश का, वो अलग अलग होता है, कहीं धीमी होती है, कहीं तेज होती है, ये उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे क्या करती है ना कि तारों का टिमटिमाना हमें नजर आते रहता है, या तारों का टिमटिमाना जो है व्याख्या की जाती है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे। तो ये क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि दे दिया है कि कोलाइडी विलयन में, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों की जो है प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। देखिए कोलाइडी विलयन है,
कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप प्रकाश दीजिएगा तो उसमें से पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होता है, जिग जैग करते हुए मोशन में हमें दिखाई देती है और उससे प्रकाश प्रकीर्णित होती है। उस क्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव पढ़े हुइएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि आयु निर्धारित होने पर मानव नेत्र में, अच्छा आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की क्या होती है कि समंजन क्षमता घटने लगती है, जिसके कारण से क्या होती है कि जो है यह कौन सा दोष जो है उत्पन्न हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब आप बुजुर्ग हो जाइएगा, लगभग 40 के एज पार कीजिएगा तो आपकी समंजन क्षमता घटने लगती है। जब किसी वस्तु को देखिएगा तो वो आंख पे क्या होती है ना कि लेंस जो होती है तो वो क्या करती है कि इमेज बना करके रेटिना पर देती है। तो उस समय क्या होती है कि लेंस आपको जो है सही से रेटिना से कांटेक्ट नहीं कर पाती है। 40 साल के बाद ये सब चीजें होती है उम्र बढ़ने पे। तो वो कौन सी बीमारी होती है आंखों की, यही कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि वो जो बीमारी होती है दोस्त, ये 4th नंबर क्या, जरा दृष्टि दोष होती है। ध्यान रखिएगा, जरा दृष्टि दोष। और बिंदुकता जान लीजिए, और बिंदुकता जो है क्या होता है कि दर्जी जो सिलाई उलाई करते हैं, महीन काम जो करते हैं, उनको अबिंदुकता हो जाती है। उनको क्या होता है कि एक फोकल पॉइंट न दिख करके कई फोकल पॉइंट दिखने लगते हैं, तो वो क्या होता है कि अबिंदुकता हो जाती है। होल है, सुई यहां डालना है, डाल यहां रहे, एक जगह पे होल 3-3 होल नजर आने लगते हैं, तो वो अबिंदुकता होता है। ये खास करके दर्जी हो गया या घड़ी के पार्ट पुर्जे काम करने वाले लोग होते हैं, उनमें ये क्या होती है कि दोष हो जाती है, अगर ज्यादा समय तक के वो इस पे काम करते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि रेजिन एवं गोंद कहां संचित होते हैं। जी हाँ, रेजिन एवं गोंद जो है कहां संचित होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये पुराने जाइलम में होते हैं। किसमें होते हैं? पुराने जाइलम में। ध्यान रखिएगा, ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद क्या होते हैं कि उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करती है। ठीक है, यूरिया जो है रक्त में कहां प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है, तो ध्यान रखिएगा यकृत से प्रवेश करती है, लीवर से प्रवेश करती है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, लीवर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है। जी हाँ, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन दे दिया पुंकेसर, स्त्री केसर, और तीसरा अंडाशय, चौथा दे दिया है कि बीज। कौन है जो फल में कन्वर्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा अंडाशय क्या होता है कि ओवरी जो होता है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ओवरी, यानी कि अंडाशय। अंडाशय क्या होगा, फल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल जो है पुरुष जनांग में पाया जाता है, यानी पुरुष में ही पाया जाता है। पहला देख लीजिए फॉलोपियन नलिका कहता है, ये महिला में पाई जाती है, पुरुष में नहीं पाई जाती है। दूसरा दे दिया है आपको जो है लेविया जो है, लेविया मोनाइरा दे दिया है, तो दोस्त ये भी महिला में पाई जाती है। पुरुष में देख लीजिएगा, पुरुष में आपको हम बता देते हैं जो पाया जाता है वो पाया जाता है शुक्रवाहिनी। ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी यानी जहां से शुक्राणु निकलता है वो शुक्रवाहिनी होता है, ये पुरुष में ही पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जंग में पाया जाता है। अच्छा, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं कि कौन सा जो है भाग पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। जी हाँ, जो अंतःस्रावी करती है, बाह्य स्रावी भी करते हैं, दोनों तरह का काम करता है। कौन है, आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, अग्नाशय है। और अग्नाशय ही क्या करता है, अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित दोनों होते हैं। आप पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है कहता है पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है दोस्त ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये तो हम जानते हैं कि मस्तिष्क का हिस्सा है, लेकिन मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, किसका भाग है ये। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं मेडुला पकड़ के रखिएगा ये। ठीक है, मेडुला जो होता है ना वो पश्च मस्तिष्क में निचले हिस्से में होती है, पश्च मस्तिष्क उसी का हिस्सा होता है। पोन्स भी वहीं पे होता है, अनुमस्तिष्क भी वहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में क्या होता है कि आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, तब क्या होगा, उसकी ऑक्साइड की अम्लीय की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, कहां से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तब अम्ल की प्रकृति बताना है कि घट जाती है या बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या इसमें कोई तरीके से बदलाव नहीं हो सकती है, क्या होता है।
ध्यान रखिएगा, आप लेफ्ट से जब राइट जाइएगा तो अम्ल की जो प्रकृति होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन राइट से लेफ्ट जाइएगा तब घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, तो उसकी अम्ल की प्रकृति, ऑक्साइड की अम्ल की प्रकृति बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, तो ये क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि 1 pm मतलब क्या, पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, आपको इससे पहले भी हम बता दिए थे कि पिकोमीटर कैसे याद करना है। पावर में याद रखिएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 3 6 9 12 15 18। ठीक है, वो भी माइनस में पावर होना चाहिए। 3 6 9 12 15 18 मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, याद रखिएगा, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। तो इसमें क्या है, पिको है, तो मिली माइक्रो नैनो पिको 4 नंबर पे आ रहा है। मिली माइक्रो नैनो पिको 4 नंबर पे आ रहा है, 3 का पारा पर लीजिए, 3 6 9 12 12 आ रहा है, तो पावर में 12 होना चाहिए। तो 12 इसमें कौन है पावर में, देख लीजिएगा, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ये थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, ये पिकोमीटर का है। ऐसा याद रखिएगा, हम बता भी रखे हैं इससे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि लोहा एवं इस्पात में जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पे किस धातु का जो है परत चढ़ा दिया जाता है, पतली परत चढ़ा दिया जाता है। तो ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, जिंक के परत को चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्त, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या यशदीकरण कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं, यही ना कहते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन घुमा कर देता है कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कब होता है। तो जब जिंक की परत लोहे पर चढ़ा दी जाती है जंग से बचाने के लिए, तो वो गैल्वेनीकरण या यशदीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, जिंक की परत को। ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिएगा, अगला कह रहा है कि ओटेक विद्युत संयंत्र में केवल तब भी जो है प्रचालित होती है जब महासागर में टेम्परेचर 2 किलोमीटर तक की गहराई में जाइएगा तो टेम्परेचर कितना अंतर मिलेगा। ठीक है, तो ओटेक ओशियन जो है थर्मल जो है एनर्जी, ये या एनर्जी कुछ होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बता देंगे आपको। तो वो 2 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाइएगा ना, तो उसमें टेम्परेचर में क्या होता है कि डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है उत्पन्न उसी टेम्परेचर से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो लगभग 2 किलोमीटर तक के जाएंगे तो वो कितना जो है उत्पन्न करेगा, कितना डिग्री सेल्सियस मिलेगा हमें टेम्परेचर। तो ध्यान रखिएगा, लगभग जो है 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर मिलता है। कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। ये तो सोचिए, सतह पे 2 किलोमीटर अंतर जाइएगा तो 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का अंतर मिलता है समुद्र के सतह पे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि थर्मल जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है उत्पन्न की जाती है समुद्रों में। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे दिया है आपको, फॉर्मूला दे दिया है। क्या दे दिया है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है। बहुत सिंपल है, CnH2n+2। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि 2 हटा देगा, सीधा CnH2n दे देगा, या 2 की जगह पे माइनस दे देगा, CnH2n-2 दे देगा। तो ये किसका होता है, ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो ध्यान रखिएगा, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। किसका, एल्केन का होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, एल्केन का। CnH2n+2 रहे तो अगर 2 हटा दीजिए, CnH2n हो जाए तो वो एल्केन का हो जाता है। किसका हो जाएगा, एल्केन का, ये सेकेंड नंबर का। अगर उसमें -2 कर दीजिए तो एल्काइन का हो जाएगा। ठीक है, CnH2n-2 अगर रहेगा तो एल्काइन का हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, एल्काइन का। तो किसी कोई भी तरीका से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संसाधनों में किना जो है संशोधित के रूप में जो है क्या होता है कि उपयोग करने में के लिए जो है आवश्यक होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कोयला का भी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम का भी इस्तेमाल करते हैं, वन का भी इस्तेमाल करते हैं, सभी हो जाएगा इसमें फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ, तो चलिए क्या है क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है कि पर्यावरण बनाने के लिए क्या होता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, बनाने के लिए नहीं बचाने के लिए कहता है कि 3 प्रकार के जो है आर का इस्तेमाल किया जाता है। 3 प्रकार के आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो 3 प्रकार के आर जो है कौन कौन होते हैं ये बताना है आर से। ठीक है, तो पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर आपको कहता है कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज।
दोस्त ये होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है, यही होता है। पर्यावरण में 3R का जो, ये पर्यावरण बचाने के लिए 3R का जो प्रयोग होता है ये इसी रूप में होता है। ठीक है, रिड्यूस के रूप में, रिसाइकल के रूप में, रीयूज के रूप में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि रक्त का कौन से जो है अवयव जो है कहता है कि घायल स्थान को, स्त्राव को जो है रक्त मार्ग का जो है क्या होता है कि थक्का बनाने में अवरुद्ध करता है। मतलब सीधा जानिए ना कि जब आपको कट फट जाएगा तो वो क्या होता है कि ब्लड को रोकने का काम करता है, वो आगे ब्लड न स्त्रावित हो उसमें उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कौन करता है? आरबीसी तो करता नहीं है, आरबीसी तो रेड ब्लड ही होता है। ठीक है, तो वो बहाव होते रहता है। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है, व्हाइट ब्लड सेल करता है। ठीक है, ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये घाव भरने के कहिए कि काम आता है। जब ब्लड निकलता है तो उस रास्ते में ये थक्का बनकर के ब्लड को जो है क्या होता है कि बहने से रोक देता है। कौन करता है? ये व्हाइट ब्लड सेल। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सा आता है? मतलब इसमें से किससे जो है ऑक्जेलिक अम्ल जो है प्राप्त किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है। सो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टोमेटो से प्राप्त किया जाता है, टमाटर से। ठीक है, टमाटर में क्या होता है कि ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, टमाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह दिया है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, जल विद्युत संयंत्र क्या होता है कि एक डैम्प बना दिया जाता है। डैम्प बनाने के बाद क्या होता है कि पानी को स्टोर करता है। ठीक है, यह चलता हुआ पानी तो, लेकिन डैम्प कहीं ना कहीं जरूर होता है। तो जहां पे डैम्प होता है ना, वहां पे पानी क्या होता है कि स्टोर होता है और स्थिर अवस्था में होता है। तो वहां पे जो स्थिर अवस्था में पानी होगा तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। फिर उस पानी को क्या होता है कि किसी पाइप के सहारे या किसी भी चीज के सहारे क्या होता है कि टरबाइन पे प्रवाहित किया जाता है, जिससे टरबाइन नचने लगता है। टरबाइन नचता है तो उसके अंदर का क्या होता है कि डायनेमो या जो भी लगा होता है वो उसको नचाता है। उसके नचाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई किसके वजह से? तो पानी स्टोर है, वो पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी वाले एनर्जी में। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि कोई दे दिया है कि विलयन क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसका पीएच वैल्यू होगा क्या? ध्यान रखिएगा, नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है तो उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्ल। अम्ल ही क्या कीजिएगा, अम्ल को नीले लिटमस पत्र पर डालिएगा तो वह लाल हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय कब होता है? जब उसका वैल्यू क्या होता है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, तो वो अम्लीय होता है। इसमें 7 से कम कौन है? एक ही है, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर ही है 5, तो इसका 5 हो जाएगा, मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि तरंगधर्ज को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, तरंगधर्ज को जो क्या होता है ना कि प्रकाश के तरंगधर्ज को मेजर किया जाता है, किसमें किया जाता है? एंगस्ट्रम में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एंगस्ट्रम हो जाएगा। एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। एक एंगस्ट्रम का वैल्यू, ये पूछा भी जाता है। तो तरंगधर्ज को सामान्यतः किसमें व्यक्त करते हैं हम लोग? एंगस्ट्रम में करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं दोस्त आपको। ये है मेरा टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम आपको स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे। चलिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। जी हाँ, यानी कि फोकस और वक्र त्रिज्या के बीच क्या करना है कि संबंध बताना है। कभी कभी आपको दे देगा एफ और आर के बीच संबंध बताने के लिए, तो आर बराबर 2f होता है। क्या होता है? आर बराबर 2f होता है। इसमें देखिएगा आर बराबर 2f आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एफ का वैल्यू अगर निकाल दीजिएगा तो एफ बराबर जे r/2 हो जाएगा, एफ बराबर r/2 हो जाएगा। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, एफ बराबर r/2, यही संबंध होता है। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना टेस्ट का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। इसलिए टेस्ट बिल्कुल मिस मत कीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। आज टेस्ट क्या है कि 59 एक्टिव है 7 PM से, तो कल तक 7 PM तक एक्टिव रहेगा, ध्यान रखिएगा। 24 घंटे एक्टिव रहेंगे टेस्ट। जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से डाउनलोड कीजिए, फटाफट जा करके टेस्ट देना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड दिखा देते हैं कि कौन जो है नंबर 1 पे है, किसने आज बाजी मारी है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं स्कोर कार्ड। आज स्कोर कार्ड बिल्कुल अलग तरीके से है, हर बार जो स्कोर कार्ड देख रहे थे उसकी तरह नहीं है। चलिए दिखाते हैं, यह है अपना स्कोर कार्ड। ठीक है, यह है अपना स्कोर कार्ड। देखिएगा इसमें
क्या है आपका कि नाम दे दिया गया है, किसका नाम है, तो स्टूडेंट का नाम है, मार्क्स है और ग्रेड है, रैंक है। ये आपका जो है इतने तरीके से है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले नंबर पे जो ए ग्रेड में है, ए ग्रेड में 4 लोग शामिल है। कौन कौन है, तो पहले नंबर पर देख लीजिए, जो हर बार पहले नंबर पे बने रहते हैं, आज भी पहले नंबर पे है संजय कुमार यादव। ठीक है, ये संजय कुमार यादव जो है पहले नंबर पे है। जान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, जो रेलवे में आपको देता है टेक्नीशियन एलपी में जो नेगेटिव मार्किंग होगा वही मार्किंग हमने भी सेट किया है इसमें। तो अगर गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो मार्क्स कटेगा, इनका भी मार्क्स कटा है, गलत हुआ है तो मार्क्स कटा है 1/3 के हिसाब से। ठीक है, नंबर 1 पे ग्रेड 1 में ये शामिल है, देखिएगा इनके लिए स्टार भी मिला हुआ है, तो संजय कुमार यादव है। दूसरे नंबर जो ग्रेड ए में शामिल है पटेल जी एएलपी से है, वो है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है क्या कि शिशु प्रिया है, ए ग्रेड में शामिल है। उसके बाद आपको बताते हैं, नंबर अपना देखते रहिएगा, हम ग्रेड बता रहे हैं आपको कि कितने नंबर पे है। तीसरे नंबर पे जो है शिशु प्रिया है, चौथे नंबर पे जो है कालीनाथ भाई है। ठीक है, कालीनाथ जी। अब क्या कीजिए कि नाम है, नाम जो आपका एप्लीकेशन में है उसको एडिट करके अपना लोकेशन जरूर मेंशन कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कालीनाथ है, तो कालीनाथ और उसमें ब्रैकेट में या ऑप्शन में या कहीं भी अपना लोकेशन मेंशन कर दीजिएगा कि कहां से है, झारखंड से है, कहां से है। ठीक है, और छोटा सा नाम रखिए, पूरा बड़ा नाम मत रखिएगा क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पाता, इसलिए छोटा नाम रखिए। ठीक है, अच्छा रहेगा, हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। चलिए, बी ग्रेड में जो शामिल है, बी ग्रेड में जो है सोनू कुमार है, बी ग्रेड में पहले नंबर पे सोनू कुमार है। ठीक है, उसके बाद जो है पवन कुमार, पवन कुमार जो है क्या है कि बी ग्रेड में शामिल है, 6ठे नंबर पे है। ठीक है, तो कोशिश देखिए, अब क्या कीजिएगा ना कि आप लोग कोशिश कीजिएगा अपना रैंक बढ़ाने की। आप देख लीजिए कि कितने नंबर पे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से क्या कीजिएगा। देखिए 7वें नंबर पे जो है दोस्त, ये क्या है कि रंजन पांडे है, 7वें नंबर पे है, जो 58 नंबर लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है अजीत कुमार है, नंबर अपना देखते चलिएगा। अजीत भाई है, अजीत कुमार जो है 8वें नंबर पे है। उसके बाद जो है विकास रॉय है, ये 9वें नंबर पे है। उसके बाद आपको बताते हैं कि लव फॉर केस, अच्छा कमेंट किए थे आप। 10वें नंबर पे है आप दिलीप यादव 11वें नंबर पे है। उसके बाद जो है आर के गुज्जर जो है 12वें नंबर पे है। दोस्त थोड़ा सा अब क्या करना है कि मेहनत बूस्ट करना है। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, आपको हम बता देते हैं अरविंद कुमार जो 13वें नंबर पे है। विकास यादव 14वें नंबर पे है। दीपक कुमार पांडे जो क्या है कि 15वें नंबर पे है। क्लीमेंट भाई जो बिलासपुर से है, ये 16वें नंबर पे है। उसके बाद आपको बताते हैं, देख लीजिए, गुलाम रेहान दे दिया है। ठीक है, गुलाम रेहान 17वें नंबर पे है। उसके बाद नितिन भाई जो है 18वें नंबर पे है। ठीक है, चलिए और आपको बता देते हैं, देखिएगा उसके बाद विकास यादव, ठीक है, नालंदा से है। ठीक है, इनका लोकेशन दिख रहा है, 19वें नंबर पे है। उसके बाद जो है मुन्नू उपाध्याय जो सासाराम से है शायद, ये 20वें नंबर पे है। उसके बाद जो बिट्टू कुमार जो 21वें नंबर पे है। गुड्डू यादव जो 22वें नंबर पे है। उसके बाद चंदन जो क्या है कि 23वें नंबर पे है। उसके बाद अंकज कुमार जो 24वें नंबर पे है। ठीक है, अपना नंबर देख लीजिए, उसी हिसाब से मेहनत कीजिएगा, कल देखिएगा कि आप कितने नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा क्या कीजिए कि मेहनत बूस्ट कीजिएगा। चलिए, उसके बाद आपको दिखा देते हैं अनिल कुमार जो क्या है कि 25वें नंबर पे है। उसके बाद जो है सुमन कुमार जो क्या है कि 26वें नंबर पे है। मुकेश कुमार जो कहा है कि 27वें नंबर पे है। रोहित कुमार जो 28वें नंबर पे है। अमरनाथ बिंद जो 29वें नंबर पे है। उसका गोलू जो 30वें नंबर पे है। ठीक है, तो दोस्त क्या कीजिए कि मेहनत किया कीजिएगा। चलिए देखिएगा, उसके बाद जो है क्या है कि सुरदर्शन भाई जो है क्या है कि आपका 31वां नंबर है। उसके बाद धीरेश चंद्र जो सोनभद्रा से है, ये ठीक है 32वां नंबर है आपका। दोस्त मेहनत किया कीजिए। पंकज कुमार जो है क्या है कि आपका 33वां नंबर है। उसके बाद जो है विकास यादव जो है क्या है कि 34वें नंबर पे है। धर्मेंद्र कुमार जो क्या है कि 35वें नंबर पे है। अभिषेक कुमार जो क्या है कि 36वें नंबर पे है। ठीक है, मेहनत दोस्त बूस्ट किया कीजिए सभी लोग। देखिएगा सोनू जो है सोनू सैनी है, ये क्या है कि 37वें नंबर पे है। उसके बाद जो है वीरेंद्र भाई जो 38वें नंबर पे है। उसके बाद जो है बसंत भाई क्या है कि आपका 39वां नंबर है, 39 नंबर है। ठीक है, 39 पे आप क्या है कि शामिल है। उसका DS राजपुर दे दिया है। ठीक है, ये 40वें नंबर पे है। सोनू कुमार 41वें नंबर पे है। उसके बाद आनंद कुमार है, ये क्या है कि 42वें नंबर पे है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, उसमें आपको बताते हैं कि
हरिओम भाई कहाँ है, ये हरिओम खेत्री करके ये 43 नंबर पे है। उसके बाद जो है भीम कुमार जो है 44वें नंबर पे है। अमन कुमार 45वें नंबर पे है। और पिता अर्पित कुमार ये क्या है कि 46वें नंबर पे है। जावेद अख्तर जो 47वें नंबर पे है। अनूप कुमार जो 48वें नंबर पे है। ठीक है दोस्त, देखिए इसमें रैंक में आपको पता चल रहा है कि कितने नंबर पे हैं और कैसे मेहनत करना है। आपका ग्रेड भी पता चला है कि किस ग्रेड में शामिल है, ABCD करके ग्रेड है, कितना नंबर है ये पता चला है, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है चलिए उसके बाद देख लीजिएगा देव कुमार जो गुमला है, आई थिंक झारखंड से है, ये 49 नंबर पे है। उसके बाद जो है आपका क्या है कि सिपाही भारती 50वें नंबर पे है। जितेंद्र कुमार यूपी से है, 51 नंबर पे है। उसके बाद प्रकाश कुमार क्या है आपका कि 52 नंबर पे है। ओमकार भाई क्या है कि ओमकार भाई पटेल है, ये क्या है कि 53 नंबर पे है। उसका जो है रुपेश निराला है, ये 54 नंबर पे है, 54वें नंबर पे है। ठीक है चलिए देखिएगा उसके बाद जो है धर्मेंद्र भाई जो है क्या है कि 55 नंबर पे हैं। उसके बाद अजीत कुमार है, अनित है, अच्छा अनित है, अनिल है या अनित नहीं, अनिल कुमार ही है, ये 56 नंबर पे है। उसके बाद रोशन कुमार जो है क्या है कि 57 नंबर पे है। ठीक है उसके बाद पूर्णिमा सिंह जो 58 नंबर पे है। उसके बाद जो है DS मीना जो कोटा से है, ये 59 नंबर पे है। उसके बाद मोहन मिश्रा ये भी क्या है कि 60वें नंबर पे है, यानी 60 नंबर पे है। चलिए बहुतों लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट दिया है। उसके बाद देखिए भागवत भाई क्या है कि 61 नंबर पे है। उसके बाद विजय कुमार जो है 62 नंबर पे है। सचिन कुमार जो 63 नंबर पे है। युवराज कुमार 64 नंबर पे है। उसके बाद जो है सम्राट बुद्धू क्या है कि 65 नंबर पे है। उसके बाद सचिन भाई क्या है 66 नंबर पे है। ठीक है चलिए देखिएगा उसके बाद विकास शाह है 67 नंबर पे है। उसके बाद इंद्रजीत कुमार जो है 68 नंबर पे है। श्री राम कुमार जो 69 नंबर पे है। पुष्कर भाई कहाँ ये है कि 70 नंबर पे है। पुष्कर भाई 70 नंबर पे है। उसके बाद जो है देख लीजिएगा कमलेश भाई क्या है कि 71 नंबर पे है। उसके बाद जो है काजल कुमारी जो है 72 नंबर पे है। काजल कुमारी मेहनत करने की जरूरत है। चलिए उसके बाद जावेद आलम देखिएगा ये 73 नंबर पे है। उसके बाद जो है विनय भाई आप 74 नंबर पे हो। PDF लेते हो, क्या करते हो उसका आरती उतारते हो, PDF सिर्फ मंगवाते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ना है। चलिए उसके बाद देखिएगा स्नेहा क्या है कि फिर 75% पे 75 नंबर पे है। उसके बाद सुमित कुमार देखिए ये माइनस में अब चला गया, सुमित कुमार का -1 में नंबर आया है। ठीक है देख लीजिए तो माइनस में नंबर आ गया है इसका, ये 76 नंबर पे है। ठीक है सुमित भाई का माइनस में नंबर गया है, गलत कितना अटेम्प्ट किए है सोचिए। उसके बाद जो है सुल्तान खान का भी जो है माइनस में नंबर गया है, 77 नंबर पे है, -6 नंबर है इनका। देखिए गलत अटेम्प्ट कीजिएगा माइनस में जाएगा। इंद्रजीत भाई का देखिएगा इनका भी माइनस में 9 नंबर गया है। और देख लीजिए 78 नंबर पे है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि 78 लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है तो आप अपना रैंक देख लिए हैं कि कितना है कितना नहीं है। तो दोस्त टेस्ट दिया कीजिए। ठीक है चलिए अब क्या करते हैं कि जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। ALP टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए स्पेशल बैच चलती है यहाँ पे, बिल्कुल तैयारी प्रिपेयर करके रखेंगे। 40 नंबर हम आपको दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे दोस्त। ठीक है बिल्कुल दिलाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और टेस्ट देना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाकर के प्ले स्टोर पे चैनल के नाम से सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है तो चलिए दोस्त हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले दिन 59 सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।